My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 51, एक महिला की अंतर्ज्ञान। जब ये लियांग रास्ते के अंत में स्थित दरवाजे पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था। दूसरी ओर उसे विरासत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही कोई और तेजी से बाहर आ गया। उनके कंधे आपस में टकराए, लेकिन ये लियांग की ताकत के आगे वह हवा में उड़ गया। वह पीछे से एक पेड़ से टकरा गया, जिससे उसकी कुछ हड्डियां टूट गईं। महिला ने दर्द से कराह रही ये लियांग की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाहर जाते समय वह किसी को टक्कर मार देगी। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, साथ ही साथ वह एरन के निशान ढूंढने के लिए चारों ओर देखती रही। ये लियांग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसका पूरा शरीर बुरी तरह घायल था। वह देख सकता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति उससे कहीं अधिक बलवान था। वह व्यंग्यपूर्वक पूछना चाहता था कि क्या वह ठीक दिख रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं ठीक हूं, इसके बजाय उसने खड़े होने की कोशिश करते हुए अपनी दयनीय स्थिति दिखाने का प्रयास किया। वह चाहता था कि वह महिला खुद को पहचान ले और फिर उसकी मदद करने की कोशिश करे। अगर वह उसे ठीक कर सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं समझ गया। यह अच्छी बात है। उस महिला ने बस सिर हिलाया। उसका ध्यान पूरी तरह से एरन पर केंद्रित था और उसने ये लियांग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी से एरन को ढूंढने निकल पड़ी। वह उससे उसका नाम पूछना चाहती थी ताकि भविष्य में उसे धन्यवाद दे सके। हाँ। ये लियांग उस महिला को गायब होते हुए देखता रहा, अविश्वास से उसका खून निकलने ही वाला था। उसकी मदद करने के बजाय वह महिला ऐसे ही चली गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या वह इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकती है? वह केवल अपने दम पर ही निर्भर रह सकता था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। अगर किसी ने सम्मान नहीं दिखाया होता तो वह उस महिला से उचित संपर्क स्थापित कर लेता, और समय के साथ वे एक दूसरे से प्यार करने लगते। इसके बजाय वे अब अजनबियों की तरह एक दूसरे के पास से गुजर गए थे। इस दुनिया में ताकतवर लोग वाकई अजीब होते हैं। अगर मैं ताकतवर होती तो उस औरत को सबक सिखा देती। बैठते ही उसने एक स्वास्थ्यवर्धक गोली खा ली। वह महिला दूसरी तरफ से बाहर आ चुकी थी। यह पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि विरासत हाथ से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ जाकर देखने का कोई फायदा नहीं था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, दरवाजा जल्द ही बंद हो गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। विरासत हाथ से निकल गई। ठीक होने के बाद उन्होंने विरासत के विचार को त्याग दिया। अगर मुझे विरासत नहीं मिली तो क्या हुआ? मेरे पास व्यवस्था है, और इसके बल पर मैं निश्चित रूप से उन ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। वह सिस्टम मिशन को पूरा करने गया था। महान बुजुर्ग एरन के साथ चले गए थे, इसलिए कृत्रिम कोहरा भी गायब हो गया था, जिससे उसके लिए खोज को पूरा करना आसान हो गया। उसकी उपस्थिति दमन क्षमता का अभी भी कुछ उपयोग शेष था। बिना समय बर्बाद किए वह मृत्यु के जंगल की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। इस बार कोई भी जानवर उसे रोकने नहीं आया। उसे लगा कि किसी कारणवश उसकी किस्मत वाकई सुधर गई है। तुम्हारे शरीर पर महिलाओं की खुशबू क्यों है? एरन ने शिवयिंग की ओर देखा, जिसने अभी अभी उससे एक सवाल पूछा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि महिलाओं में इतनी तीव्र अंतर्ज्ञान शक्ति क्यों होती है। उसने गंध को पूरी तरह से मिटाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी वह इस बात को कैसे महसूस कर सकती थी? मुझे विरासत मिलने के दौरान एक महिला से मुलाकात हुई, और हमें लड़ना पड़ा। चूंकि वह एक कुशल लड़ाकू थी, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मुझे उसकी गंध आती है। एरन ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने लड़ाई के बारे में तो बात की, लेकिन उसे उसकी खुशबू आने का असली कारण नहीं बताया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह झूठ क्यों बोल रहा है। अगर वह उसे सच भी बता देता तो भी उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। आखिर वह बेबस था, लेकिन फिर भी वह सावधान था। वह इस महिला को यह नहीं समझाना चाहता था कि उसे दूसरी महिला ने धक्का देकर क्यों गिरा दिया। संप्रदाय की नजर में वह आखिरकार एक शक्तिशाली बुजुर्ग थे। भला कौन उन्हें बिना उनकी अनुमति के नीचे गिराकर चूम सकता था? साथ ही वह नहीं चाहता था कि वह महिला ईर्ष्या महसूस करे। भले ही वह प्रेम के बीच के प्रभाव में थी, फिर भी उसे उसकी संगति अच्छी लगने लगी थी। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसे सबसे दर्दनाक तरीके से मार डालूंगा। शिवयिंग मुड़ गई, मानो वह जंगल में वापस जाने की योजना बना रही हो। एरन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसे पूरा यकीन था कि अगर शिवयिंग वहां गई तो वो सचमुच उसे मार डालेगी। वह महिला अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वह शिवयिंग का सामना नहीं कर सकती थी। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो शिवयिंग की भविष्य की योजनाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान होता, और अगर वह जीत भी जाती और शिवयिंग को चोट लगती तो भी यह उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। उन्हें यह बात स्पष्ट थी कि उन्हें उन दोनों महिलाओं को एक दूसरे से दूर रखना होगा। एरन द्वारा हाथ पकड़े जाने पर शिवयिंग क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित रह गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे पहले ही मार डाला है, और जहां तक उसकी गंध की बात है, मेरे पास उसका भी उपाय है। क्या समाधान? मैं तुम्हारी खुशबू को बाकी सभी खुशबुओं को मिटा देने दूंगी। उसकी हैरानी सदमे में बदल गई जब उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया।
शिव यिंग का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसकी बाहों में होने से उसके दिल में अपार गर्माहट का अनुभव हुआ। मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा, शिव यिंग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के आलिंगन में रहे और हल्की हवाओं से उनके बाल धीरे धीरे लहराते रहे। फीनिक्स पक्षी बहुत धीमी गति से उड़ रहा था, मानो वह इस क्षण को भंग नहीं करना चाहता हो। फीनिक्स 3 दिनों से उड़ रहा था, फिर भी वह पूर्वी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप के बीच की सीमा तक नहीं पहुंच पाया था। पूर्वी महाद्वीप का आकार ही इतना विशाल था। नक्शे में यह बहुत छोटा दिखता था, लेकिन जब एरन ने नक्शे के अनुसार यात्रा की, तभी उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया वास्तव में कितनी विशाल है। अकेले पूर्वी महाद्वीप का आकार ही पृथ्वी के सभी महाद्वीपों के संयुक्त आकार से बड़ा था। विश्राम किए बिना अपने गंतव्य तक पहुंचना असंभव था। भले ही फीनिक्स एक पौराणिक जीव थी, उसे भी आराम की आवश्यकता थी। काफी सोच विचार के बाद एरन ने विश्राम के लिए अगले शहर में जाने का फैसला किया। यह शहर पूर्वी महाद्वीप के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। अध्याय 52 उत्सव। मुझे लगता है कि हमें अगले शहर में आराम करना चाहिए। शिव यिंग ने एरन के नक्शे पर एक नजर डाली। हालांकि वह इस महाद्वीप के सभी नक्शों से परिचित थी, लेकिन यह नक्शा अधिक विस्तृत लग रहा था। इसमें केवल पूर्वी महाद्वीप का नक्शा ही नहीं था, बल्कि इसमें चारों महाद्वीपों को दिखाया गया था, जिसमें उनके चारों ओर का समुद्र भी शामिल था। उसे नहीं पता था कि इतना विस्तृत नक्शा कहाँ मिल सकता है, लेकिन उसने पूछा भी नहीं। मेरे मन में भी यही बात आ रही थी। एरन ने शिव यिंग की बात से सहमति जताई। पिछले 3 दिनों से वे बिना रुके उड़ान भर रहे थे। वे फीनिक्स की पीठ पर सो रहे थे। शिव यिंग मजबूत थी, इसलिए उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन एरन को अपनी पीठ में दर्द महसूस हो रहा था। वह एक अच्छे बिस्तर पर सोना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उस संप्रदाय में चट्टान के किनारे बने छोटे से घर की याद आएगी, लेकिन अब वह भी उसे स्वर्ग जैसा लग रहा था। देखते हैं अगला शहर। यह किलिंग होना चाहिए। नाम सुनकर एरन थोड़ा हैरान हुआ। उसने भी उस शहर का नाम सुना था। यह पूर्वी महाद्वीप के कई राज्यों में से एक की राजधानी थी, लेकिन यह इसकी प्रसिद्धि का कारण नहीं था, बल्कि यह ग्रेट डेमन सेक्ट के एल्डर झांग वेई के कारण प्रसिद्ध था। यह उन शहरों में से एक था जिसने झांग वेई को नाराज किया था, और इसके बदले में उसने इस शहर में रहने वाले हर प्राणी को मार डाला था, जिसमें राज्य के सभी कुलीन लोग भी शामिल थे। उस घटना में राज्य के युवराज की भी मृत्यु हो गई थी। इन सब के बाद भी राज्य ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, या यूं कहें कि वे जवाबी कार्रवाई कर ही नहीं सकते थे, वरना वे झांग वेई द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाते। यह एक ऐसी घटना थी जिसका जिक्र उपन्यास में झांग वेई के बारे में बात करते समय किया गया था। इस घटना के साथ एक और छोटी सी बात का भी जिक्र किया गया था। वह यह थी कि यह सब दूसरे राजकुमार की साजिश थी। दूसरे राजकुमार युवराज को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने झांग वेई के शहर में होने के दौरान उन्हें अपमानित करने के लिए अपने लोगों को भेजा। उस समय युवराज भी शहर में मौजूद थे। जब झांग वेई ने क्रोध में आकर पूरे शहर को नष्ट कर दिया, तो युवराज की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद द्वितीय राजकुमार युवराज बने और उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त किए। अब भी झांग वेई को यह नहीं पता था कि दूसरे राजकुमार ने उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था। एरन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जब उसे इसके बारे में पता चलेगा तो वह क्या करेगी। एक बात तो निश्चित थी, जिस दिन उसे पता चलेगा, यह राज्य अस्तित्वहीन हो जाएगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने शहर का पुनर्निर्माण कर लिया है, लेकिन उपन्यास में इसका जिक्र नहीं किया गया है। एरन ने नक्शा बंद कर दिया और शहर में ही रात बिताने का मन बना लिया। अगर हम शहर में ही रहने वाले हैं तो आपको यह मास्क पहनना चाहिए। एरन ने शिव यिंग को एक फुल फेस मास्क दिया। मैं नकाब का इस्तेमाल कर सकती हूँ। शिव यिंग ने मुखौटा उठा लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मुखौटा क्यों पहनना पड़ रहा है। केवल घूंघट की मदद से ही वह अपने आकर्षण को दूसरों के मन पर असर डालने से रोक सकती थी। घूंघट से तुम अपने आकर्षण के जादू को रोक सकती हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो, भला कोई तुम पर मोहित कैसे नहीं हो सकता। आप। शिव यिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। एरन की तारीफ सुनकर उसे बेहद खुशी हुई थी। एरन ने उसे यह नहीं बताया कि उसके पास एक और कारण था। वे छुपकर भागे थे। वह किसी को भी उन्हें पहचानने नहीं देना चाहता था। पर्दे के बावजूद महान बुजुर्ग महिला को उनकी पहचान के कारण आसानी से पहचाना जा सकता था, और अगर उन्हें पहचाना भी न जाता तो भी अगर कोई उन्हें नाराज कर देता तो मामला गंभीर हो सकता था। अपनी पहचान को छुपाए रखना उसे उजागर करके मुसीबत मोल लेने से बेहतर था। महान एल्डर के विपरीत एरन संप्रदाय के बाहर प्रसिद्ध नहीं था। बहुत कम लोगों ने ही उसका चेहरा देखा था। अगर वे उसे पहचान भी लेते तो क्या फर्क पड़ता। वह आधिकारिक तौर पर कुछ सामग्री इकट्ठा करने के लिए संप्रदाय छोड़कर गया था। वह भागा नहीं था। सुनिश्चित करें कि कोई समस्या न हो। युवराज आज यहां आ रहे हैं। अगर कोई समस्या हुई तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। किलिंग शहर के सभी पहरेदार अतिरिक्त सतर्क थे। यहां तक कि नगर प्रमुख भी बेहद सख्त थे, क्योंकि वे किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहते थे। युवराज किलिंग नगर आ रहे थे। पिछली बार जब युवराज आए थे
तो पूरा नगर तबाह हो गया था क्योंकि किसी ने कुछ लोगों को नाराज कर दिया था। इस बार नगर प्रमुख नहीं चाहता था कि कुछ भी गड़बड़ हो। शहर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई थी। शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति की गहन जांच की गई और उनमें से अधिकांश को प्रवेश की अनुमति न देकर वापस भेज दिया गया। अगले 2 दिनों के लिए शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नगर प्रमुख ने युवराज की यात्रा के लिए सब कुछ उत्तम स्थिति में सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर की सफाई का आदेश भी दिया। महामहिम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि हम आपके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए केवल किलिंग शहर क्यों जा रहे हैं? राज्य में इससे कहीं बेहतर शहर हैं। हाँ, वह जगह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी जगह की वजह से मैं युवराज बन पाया। मेरे प्यारे भाई की मृत्यु जिस स्थान किलिंग में हुई थी, वहां अपना जन्मदिन मनाने से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? युवराज अच्छे मूड में थे और बाहर के नज़ारे को देखते हुए उन्होंने गिलास में रखी शराब की एक घूंट ली। क्या आपको हमारे द्वारा भेजे गए निमंत्रणों का जवाब मिला? असुर संप्रदाय के गुरु के निजी शिष्य युवराज के निमंत्रण को कौन ठुकराने की हिम्मत करेगा? महान दानव संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले सभी संप्रदायों में असुर संप्रदाय सबसे शक्तिशाली है। इसलिए अधिकांश लोगों ने निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया। सभी 10 संप्रदायों के प्रमुख शिष्य यहां उपस्थित रहेंगे। क्या यहां ग्रेट डेमन सेक्ट से कोई है? मुझे लगता है कि वे लोग बहुत अहंकारी हैं। यहां तक कि असुर संप्रदाय के गुरु के निजी शिष्य होने के बावजूद उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है कि यह तो अपेक्षित ही है। महान दानव संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य का महत्व भी महान दानव संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले 10 प्रमुख संप्रदायों के प्रधान शिष्यों से अधिक होता है। युवराज ने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन उन्हें इस बात से काफी निराशा हुई कि उन्हें नीचा समझा जाता था। अध्याय 53, यदि वे चाहते हैं तो यह है किलिंग शहर। एरन शहर में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतार के अंत में खड़ा था। शू यिंग उसके बगल में खड़ी थी। उसने अपने आकर्षक चेहरे को छिपाने के लिए मास्क पहन रखा था। इस रफ्तार से तो इस लाइन को भरने में कितना समय लगेगा? एरन ने अपने सिर के पीछे खुजली की। उससे पहले कतार में लगभग 100 लोग थे और कतार बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। क्या मुझे उन सभी को मार देना चाहिए? शू यिंग का जवाब सुनते ही वह मुड़ गया। तुम्हारे विचार हत्या के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं? वे आपका रास्ता रोक रहे हैं। आपका समय उनकी जान से ज्यादा कीमती है। तुम और तुम्हारे तरीके। याद रखो, तुम्हें किसी को मारने की इजाजत नहीं है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमें अपनी पहचान उजागर करनी पड़ सकती है और तब हमारा पीछा सिर्फ मुसीबतें ही करेंगी। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। मेरे पास काफी समय है, इसलिए भले ही इसमें समय लगे, यह किसी को मारने से बेहतर है। एरन को समझ नहीं आ रहा था कि यह महिला इतनी क्यों बदल गई। क्या यह सब उसके प्यार की वजह से था? उपन्यास में उसका जिक्र बहुत कम हुआ था। उसने कभी भी संप्रदाय नहीं छोड़ा। हालांकि उसने कई लोगों को मारा, लेकिन वे सभी वही लोग थे जिन्होंने उसे नाराज किया था। पता नहीं क्यों, वो उसे कुछ कहानियों में पढ़ी गई यान्डेरे किरदारों की याद दिलाती थी। और उपन्यास में तो उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहां तक कि जब मुख्य किरदार ने उसे जीतने की कोशिश की, तब भी वह असफल रहा। शहर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही थी। कतार बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। आज इतना समय क्यों लग रहा है? कतार में कई व्यापारी खड़े थे। वे शहर में नियमित रूप से आते जाते थे, लेकिन उन्होंने भी इस तरह की देरी पहले कभी नहीं देखी थी। आज सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। ऐसा लगता है कि आज कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है। इससे बात समझ में आ जाती है। इसमें इतना समय लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एरन कतार में खड़ा था और अपने आगे खड़े लोगों की बातचीत छुपकर सुन रहा था। यह सुनकर एरन सोचने लगा कि क्या आराम करने के लिए इस शहर को चुनना सही फैसला था। उसने अपने फीनिक्स को भी रात भर आराम करने के लिए दूर भेज दिया था, ताकि शहर में प्रवेश करते समय ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। सौभाग्यवश, भले ही इसमें काफी समय लग रहा था, लेकिन आखिरकार उनका नंबर आ ही गया। जैसे ही वह सुरक्षा चौकी के पास पहुंचा, एरिन ने प्रक्रिया में बढ़ी हुई जांच पड़ताल और पूरी सावधानी को महसूस किया। उससे उसकी पहचान और उसके उद्देश्य के बारे में कई सवाल पूछे जा रहे थे। उसने अधिकतर सवालों के जवाब झूठ बोले। उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि वह एक घुमंतू किसान है जो अपनी मंजिल की ओर जाते हुए रास्ते में विश्राम करने आया है। क्या वह महिला आपके साथ है? जी हाँ, सही है। वह मेरी पत्नी है। शू यिंग का चेहरा खुशी और शर्म दोनों से लाल हो गया। सौभाग्य से मास्क की वजह से कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सका। और वह अपना चेहरा क्यों छिपा रही है? यह एक लंबी कहानी है। एक दुर्घटना हुई और उसका चेहरा जल गया। तब से वह दूसरों के सामने अपना चेहरा छुपाती है। ओह, गार्ड ने शू यिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। मास्क पहने होने के बावजूद भी उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर मोहक है। उसकी सुडौल आकृति ही उसके दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफी थी। वह कुछ सोचते हुए मुस्कुराया। उसने मास्क पहना हुआ है। इससे मुझे शक हो रहा है। मुझे उसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। एरिन शू यिंग के सामने खड़ा हो गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, मुझे खेद है कि मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकता। तुम दोनों
तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो, वरना तुम लोग जांच करवाने से क्यों डरते हो? गार्ड की मुस्कान और चौड़ी हो गई। एरिन उसके चेहरे पर लालच भरी नजर पहले ही देख सकता था। जैसा कि मैंने कहा, वह मेरी पत्नी है और हम यहां कोई परेशानी पैदा करने नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप हमें अंदर आने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। अभी भी एरन ने शांत रहते हुए गड़बड़ी पैदा करने से बचने की कोशिश की। गार्ड को रोककर वह सिर्फ शिव यिंग की रक्षा नहीं कर रहा था। अगर वह यह सोचता कि उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत है तो वह मूर्ख ही होता। इसके बजाय वह इस शहर की रक्षा कर रहा था। केवल वही जानता था कि शिव यिंग कितनी खतरनाक थी। वह केवल उसे छूने की अनुमति देती थी। अगर गार्ड ने कोशिश की तो उसकी उंगलियां उसे छूने से पहले ही उसका सिर हवा में उड़ जाएगा। उसने शिव यिंग का हाथ पकड़ा और जाने के लिए मुड़ गया। अगर शहर में इतनी परेशानी होने वाली थी तो उन्हें वहां आराम करने की कोई जरूरत नहीं थी। गार्ड ने एरन का रास्ता रोक दिया। और भी अधिक रक्षक आगे बढ़े और उन्होंने अपने भाले उसकी ओर तान दिए। अब जब तुम पकड़े जा चुके हो तो तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? हमें तुम्हारा असली मकसद पता लगाना होगा। क्या तुम राजकुमार को मारने की योजना बना रहे थे? तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? पकड़े जाने पर तुम इतने घबरा क्यों गए थे? गार्ड ने दंपति को पकड़ने के लिए मनगढ़ंत बहाने बनाए। उसे बस उन्हें पकड़ना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे निर्दोष थे या नहीं। वह अपना मनोरंजन करने के बाद उन्हें गायब कर सकता था। एरन ने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और एक गहरी सांस ली। मैं शांतिपूर्वक जाना चाहता हूं। क्या आप सभी वाकई मामले को बढ़ाना चाहते हैं? वैसे भी शहर की मरम्मत हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम्हारी पहचान जरूर संदिग्ध है। तुम हमारे साथ चलोगे? गार्ड ने शिव यिंग की ओर देखा और अपने होंठ चाटे। और वह महिला भी वैसी ही है। मुझे यकीन है कि उसके पास कई राज हैं। मैं उससे खुद पूछताछ करूंगा। क्या मैं अब उन्हें मार सकती हूं? शिव यिंग ने एरन से फिर पूछा। वह अपने गुस्से को काबू करने की बहुत कोशिश कर रही थी। इन लोगों ने एरन पर हथियार तानने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही उन्होंने उस पर हथियार उठाए, वह उन सबको मार डालना चाहती थी। लेकिन उसने उससे वादा किया था कि वह उसकी अनुमति के बिना किसी को नहीं मारेगी और इसीलिए वह अपने गुस्से को काबू में रखे हुए थी। हालात इस मुकाम पर पहुंच गए थे कि एरन आखिरकार उसकी बात से सहमत हो गया। इस दुनिया में कमजोरी एक पाप थी। अगर वे मौत चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यहां जो कुछ हुआ उसे उजागर करने के लिए कोई भी जीवित न बचे। अध्याय 54 कमजोरों के लिए नहीं। मुझे सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सोचकर खुशी होती है कि इस दुनिया में अभी भी आप जैसे लोग मौजूद हैं। शिव यिंग कुछ करने ही वाली थी कि तभी दूर से एक महिला की आवाज सुनाई दी। एरन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कतार में पीछे खड़ी एक युवती दिखाई दी। पहले उस महिला की उपस्थिति नगण्य थी, मानो वह कोई भूत हो। क्या यह? एरन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह महिला बेहद खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया वह थे उसके कपड़े। उस महिला ने एक काला लबादा पहन रखा था, लेकिन उस लबादे पर एक बहुत ही विशिष्ट निशान था जिसे इस महाद्वीप में लगभग हर कोई पहचान सकता था। ऐसा कहा जाता था कि कोई व्यक्ति राजा को नाराज कर सकता था, लेकिन ऐसे वस्त्र पहनने वाले लोग नहीं जिन पर ये चिन्ह बने हों। इन चिन्हों का उपयोग करने की अनुमति केवल महान दानव संप्रदाय के लोगों को ही थी। और उस महिला द्वारा धारण किया गया वस्त्र संप्रदाय द्वारा अपने आंतरिक शिष्यों को दिया गया था। एरन के पास भी संप्रदाय द्वारा प्रदत्त एक वस्त्र था, लेकिन उसका वस्त्र अधिक आलीशान और आकर्षक था। उनका वस्त्र सुनहरे टिड्डे के धागों से बना था और यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि वे महान दानव संप्रदाय के मुखिया थे। क्योंकि वह छुपकर यात्रा कर रहा था, इसलिए उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जिनसे लोग उसकी पहचान कर सकें। वो कपड़े। एरन को संप्रदाय में उस युवती को देखने की याद नहीं थी, लेकिन अगर वह संप्रदाय से इतनी दूर थी तो यह बात समझ में आती है। केवल कुछ ही लोगों ने उसका चेहरा देखा था और इसी तरह उसने भी संप्रदाय के कुछ ही लोगों के चेहरे देखे थे। यह सोचकर हैरानी होती है कि इस संप्रदाय की एक आंतरिक शिष्या यहां मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अभी तक मुझे पहचान पाई है। और यही अच्छा है। एरन और करीब आया और शिव यिंग के कानों में कुछ फुसफुसाया। शिव यिंग ने कुछ हद तक अनिच्छा दिखाते हुए भी सिर हिलाया। उसे बताया गया था कि योजना बदल दी गई है। उसे किसी को भी मारने की अनुमति नहीं थी। अब यहां एक और व्यक्ति मौजूद था जो गार्डों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या यह वही है? गार्ड ने युवती के वस्त्र को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि बाकी सभी गार्ड भी डरे हुए थे। उन्हें महान दानव संप्रदाय के किसी शिष्य को देखे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन उन्होंने इन लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना था। ऐसा कहा जाता था कि महान दानव संप्रदाय एक ऐसी जगह थी जहां केवल पागल लोगों का ही चयन हो सकता था। यह संप्रदाय पूर्वी महाद्वीप का अधिपति था, लेकिन यह केवल संप्रदाय के प्रमुख या वरिष्ठों की शक्ति के कारण नहीं था। उस संप्रदाय के शिष्य भी उतने ही पागल थे। महान दानव संप्रदाय के शिष्य संप्रदाय के बाहर किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते थे।
इसीलिए बहुत कम लोग जानते थे कि वे कैसे लड़ते थे। ऐसा कहा जाता था कि वे अन्य संप्रदायों की प्रतियोगिताओं में इसलिए भाग नहीं लेते थे क्योंकि वे संप्रदाय उनके मुकाबले बहुत कमजोर थे। मैं हस्तक्षेप करने में बहुत आलसी था, लेकिन आप लोगों ने सचमुच मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। क्या पिछली बार एल्डर झांग द्वारा सिखाया गया सबक आपके लिए काफी नहीं था? काले वस्त्र पहने महिला चलते चलते बोल रही थी। उसकी हरकतें देखने में बेहद धीमी लग रही थीं, लेकिन साथ ही साथ बहुत तेज भी थीं। वह कतार के अंत में खड़ी थी, लेकिन पलक झपकते ही वह शहर के प्रवेश द्वार पर थी। उसकी आभा इतनी प्रभावशाली थी कि आसपास मौजूद सभी लोग बेचैन महसूस कर रहे थे। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति के बावजूद उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार की शांति का वातावरण था। गार्डों ने एक दूसरे के चेहरों को देखा। यह सच था कि वे लालची हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना असाधारण व्यक्ति इस तरह कतार में खड़ा होगा। और तुम तो अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकते। लगता है तुम्हारे पास सिर्फ अच्छी शक्ल है, हिम्मत नहीं। तुम सचमुच दयनीय हो। उस महिला ने न सिर्फ गार्डों को डराया, बल्कि वह एरन की ओर मुड़ी। उसे कमजोरी से नफरत थी और उसकी नजरों में एरन कमजोरी की साक्षात परिभाषा था। गार्ड उसकी महिला को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और वह पलटवार भी नहीं कर सका। क्या वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था? उसे उससे भी कोई ताकत महसूस नहीं हो रही थी। वह सिर्फ कल्पना ही कर सकती थी कि अगर उसने हस्तक्षेप न किया होता तो क्या होता। अगर तुम इतने कमजोर हो तो घर पर ही रहो। यह दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। एरन को चेतावनी देने के बाद वह मुड़ी और शहर में प्रवेश कर गई। लेकिन जैसे ही वह शहर में दाखिल हुई, एक दर्दनाक कराह सुनाई दी। इन लोगों को हिरासत में लेने का आदेश देने वाला गार्ड जमीन पर गिर पड़ा, उसकी छाती से खून बह रहा था। किसी ने भी हमले को नहीं देखा और न ही यह देखा कि उसे कब चोट लगी। लेकिन सभी जानते थे कि यह किसने किया। उन्होंने उस महिला की पीठ पर नजर रखी जो शहर के अंदर गायब हो गई। यह दुनिया वाकई कमजोरों के लिए नहीं है। लेकिन क्या वह लड़की कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रही है? एरन ने धीरे से बुदबुदाते हुए शिवयिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वह उस महिला को थप्पड़ मारकर दूर न फेंक दे। हालांकि उस महिला की जुबान बहुत तीखी थी, लेकिन उसने उनका ध्यान अपनी ओर खींचकर वास्तव में उनकी मदद की थी। बाकी बचे पहरेदारों ने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। वे अपने कर्तव्यों पर लौट गए और एरन और शिवयिंग को शहर में प्रवेश करने दिया। एक अन्य गार्ड नगर प्रमुख के महल की ओर दौड़ा और उन्हें इतने महत्वपूर्ण अतिथि के आगमन की सूचना दी। एरन ने उस महिला की बातों को दिल पर नहीं लिया था। वह तो बस आराम करने आया था। लेकिन जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, उसके सामने 4 विकल्प आ गए। विकल्प 1, संप्रदाय की एक शिष्या ने आपका अपमान किया है। वरिष्ठ होने के नाते उसे सबक सिखाना आपका कर्तव्य है। उसे अपनी असली पहचान बताओ और उसे दंडित करो। पुरस्कार, दंड की तलवार, निम्न स्तर। विकल्प 2, आप उस महिला की प्रतिभा से प्रभावित हुए हैं। महान दानव संप्रदाय का हिस्सा होने के बावजूद वह अजनबियों की मदद करने के लिए काफी दयालु थी। अपनी असली पहचान उजागर किए बिना उसे अपना शिष्य बना ले। पुरस्कार, तीसरे ग्रेड की रसायन विद्या में महारत हासिल करना। विकल्प 3, एक वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में इस स्थिति को बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ संभालना महत्वपूर्ण है। आप उन लोगों को दंडित नहीं करना चाहते जिन्हें बेहतर जानकारी नहीं थी। महिला के कार्यों को अनदेखा करें। पुरस्कार, आत्मा को ठीक करने वाली जड़ी बूटी। विकल्प 4, आप अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि यह दुनिया कमजोरों की नहीं है। शिवयिंग से कहो कि वह उस बदतमीज लड़की को मार डाले। इनाम, जानलेवा आभा, उच्च श्रेणी। लेखक का नोट, मैंने एक और किताब लिखना शुरू कर दिया है, जिसका शीर्षक है सर्वनाश में प्रतिगामी के साथ समतलीकरण। आप इसे शीर्षक खोजकर या मेरी प्रोफाइल में पा सकते हैं। यह पुस्तक इस पुस्तक या इस दुनिया से असंबंधित है, लेकिन यह अपने आप में एक दिलचस्प दुनिया है जो वर्ष 2375 में स्थापित है। जिन लोगों को इसमें रुचि है, उनके लिए यह पुस्तक एक स्ट्रीमर लेवलिंग नॉवेल है जिसमें देवता ग्राहक के रूप में है और भी बहुत कुछ है, जिसकी कहानी भविष्य में घटित होती है। यदि संभव हो तो कृपया इसे पढ़ें और अपने संग्रह में शामिल करें, क्योंकि यह पुस्तक वेब नॉवेल की मासिक प्रतियोगिता में भाग ले रही है। आपके संग्रह या सहयोग से हमें बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। अध्याय 55, मेरी प्यारी शिष्या, मैं वास्तव में मुख्य पात्र नहीं हूं। आप सभी। किलिंग के नगर प्रमुख ने उसका सिर पकड़ लिया और लगभग उसके बाल नोच डाले। उसने अपने आसपास जो कुछ भी मिला उसे उठाया और सूचना देने आए गार्ड पर फेंक दिया। गार्ड बोतल को अपनी ओर आते हुए नहीं रोक सका। कांच की बोतल उसके सिर पर लगी और चकनाचूर हो गई। कांच के कुछ टुकड़े उसके चेहरे में भी घुस गए, जिससे उसके चेहरे से खून बहने लगा। गार्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने खून भी नहीं पोंछा। वह केवल नगर स्वामी के शांत होने का इंतजार कर सकता था। वह जानता था कि क्रोध में आकर नगर स्वामी उसे जान से भी मार सकता है। मैंने तुमसे कहा था कि सावधान रहना और कोई परेशानी खड़ी मत करना, फिर भी। अच्छा हुआ उसने उस कमीने को मार डाला। अगर नहीं मारती तो मैं खुद उसे मार डालता। वह खड़ा हुआ और उसने अपने कंधों पर एक चोगा ओढ़ लिया। क्या आपको पता चला कि वह कहाँ रह रही है? मैंने किया। वह पास के ही एक होटल में ठहरी हुई है।
मुझे लगता है कि वह सुबह रवाना हो जाएगी। अच्छा, ऐसे में हमारे पास माफी मांगने का अभी भी समय है। और अगर हम उन्हें राजकुमार के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए मना सकें तो और भी अच्छा होगा। वह उस महिला से और उसके आने से जुड़े परिणामों से डरा हुआ था, लेकिन यह राजकुमार को प्रभावित करने का एक शानदार अवसर भी था। यदि वह इतने प्रभावशाली अतिथि को लाकर अपनी योग्यता साबित कर सके तो वह और भी उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। तीसरे स्तर का रसायन शास्त्र का ज्ञान। कितना बड़ा इनाम है! मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। एरिन नए इनाम की उम्मीद में शहर के अंदर चला गया। इस दुनिया में रसायन शास्त्री एक ऐसा पेशा था जो चारों महाद्वीपों में देखा जा सकता था। दशकों के प्रशिक्षण के बाद ही कोई व्यक्ति तीसरे दर्जे का कीमियागर बन सकता था, और उसके बाद तो यह और भी कठिन हो जाता था। रसायन शास्त्री चारों अधिपति जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इस दुनिया में उनका काफी प्रभाव था। केवल कुछ ही संगठनों को स्वतंत्रता प्राप्त थी और उन्हें चारों महाद्वीपों में काम करने की अनुमति थी। अल्केमिस्ट एसोसिएशन उनमें से एक था। इसकी शाखाएं हर राज्य में, हर महाद्वीप में थीं। चारों महाद्वीपों के संघर्ष में वे तटस्थ रहे, लेकिन यह केवल दिखावे के लिए था। एरिन जानता था कि यह एक ऐसा रहस्य था जो इस दुनिया में अभी तक अज्ञात था। उपन्यास के बाद के हिस्सों में ही इसका खुलासा हुआ, जब मुख्य पात्र ने रसायन शास्त्री संघ में शामिल हुआ। अगर मैं आधिकारिक तौर पर कीमियागर बन जाऊं तो यात्रा के दौरान अपनी पहचान छिपाने में मुझे वाकई मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे एक दूसरा शिष्य स्वीकार करना होगा। अगर मैं अपनी पहचान उजागर कर दूं तो शायद वह मान जाए, लेकिन मुझे अपनी पहचान उजागर किए बिना ऐसा करना होगा। इससे मामला पेचीदा हो जाता है। एरिन विचारों में डूबा हुआ था, उसे अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं था। रास्ते में वह लगभग आसपास के लोगों से टकरा गया। अगर शिव यिंग न होती तो शायद वह किसी को टक्कर मार देता। काफी देर सोचने के बाद उसे एक विचार आया। वह अकेले दम पर इसे हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन वह यहां अकेला भी नहीं था। यिंग, मैं एक दूसरा शिष्य स्वीकार करना चाहता हूं। क्या आपके मन में कोई है? हाँ, वही लड़की जिसने पहले दखल दिया था। वह भी महान दानव संप्रदाय की सदस्य है। उसमें अच्छे संस्कार भी दिखाई देते हैं, जो आजकल दुर्लभ है। वो घमंडी लड़की। अगर आपको प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है तो मैं संप्रदाय से मुख्य शिष्यों का इंतजाम करवा सकता हूं। लेकिन वो लड़की, उसने आपका अपमान किया है। अब उसे स्वीकार करना उसे इनाम देने जैसा होगा। मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। शिव यिंग ने एरन की तरफ देखा। वह इस बात पर अड़ा हुआ था और वह उसे मना नहीं कर सकती थी। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास खींच लाऊंगा। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसे संप्रदाय की वरिष्ठ सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं उसे स्वीकार करते समय अपनी पहचान नहीं बताना चाहती। फिर अपनी पहचान उजागर किए बिना? क्या यह ज्यादा मुश्किल नहीं है? यह और भी मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक योजना बना ली है, और उस स्थिति में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। शिव यिंग ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। क्या योजना है? क्या आपने उस नायक के बारे में सुना है जिसने एक सुंदरी को बचाया? अब क्या होगा अगर वह नायक एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हो जो एक शिष्य की तलाश में हो? एरिन ने उसे योजना बताई, और योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शिव यिंग थी, या यूं कहें कि उसका आकर्षण। अगर हम इस योजना पर आगे बढ़े तो न सिर्फ यह शहर बल्कि पूरा राज्य। यह सही है। मैं एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए इस शहर का बलिदान कर दूंगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। एरिन इस राज्य के सच्चे इतिहास को जानता था और यह भी जानता था कि कैसे दूसरे राजकुमार ने एल्डर झांग को युवराज की हत्या करने के लिए धोखा दिया था। पहले तो उसका इरादा इन सब बातों की परवाह न करने और आराम करने के बाद सीधे अपने रास्ते पर जाने का था, लेकिन इस शहर के पहरेदारों ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसे समय में भी पहरेदार इसी तरह का व्यवहार कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि इस शहर में हालात नहीं बदले थे। फिर भी उन्होंने व्यापक हित के बारे में सोचा और अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहा। लेकिन उन्होंने जो विकल्प चुना उसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्हें एक शिष्य स्वीकार करना पड़ा। उन्हें रसायन शास्त्री बनना पड़ा। वह युवती कमजोर लोगों को नीचा समझती थी। उसे यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह उसका सम्मान करे, उसे ऐसी ताकत का एक उदाहरण दिखाना था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन अगर वह अचानक ही ऐसा कर देता तो वह खलनायक के रूप में सामने आ सकता था। इसलिए वह अपनी कहानी के लिए खलनायकों का निर्माण करना चाहता था। खलनायकों को गढ़कर ही वह इस कहानी का नायक बन सकता था। और इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है? मेरी प्यारी शिष्या, मैं वास्तव में मुख्य पात्र नहीं हूं, इसलिए मैं ऐसे हथकंडे ही अपना सकता हूं। आशा है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। फिर एक के बाद एक शहर में गाड़ियां आने लगीं। विभिन्न संप्रदायों के युवा प्रतिनिधि युवराज और असुर संप्रदाय के गुरु के निजी शिष्य के जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए किलिंग शहर में पहुंचने लगे थे। गाड़ियों के लिए विशेष द्वार खोले गए ताकि उन्हें कतारों में इंतजार न करना पड़े। शाम होने से पहले ही अधिकांश मेहमान आ चुके थे, और अंत में युवराज की एक और गाड़ी आई।